असदुद्दीन ओवैसी राजनीति में खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता समझते हैं। जब भी जहां भी मुस्लिमों से जुड़े मामले सामने आते हैं, ओवैसी हैदराबाद में बैठकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ओवैसी शुद्ध रूप से मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मानते हैं और इसी वोट बैंक की चाहत में ओवैसी देश के कई राज्यों से होते हुए अब झारखंड पहुंच चुके हैं। झारखंड में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और ओवैसी एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंचे। रांची में बैरिस्टर असदुद्दीन का नया अवतार देखने को मिला। एक इंसान के दिल की तरह है। आप हमारे जिस्म पर, हमारी उंगलियों पर, हमारे पैर पर, हमारे सर पर वार करिए, मगर आप हमारे दिल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। मंच नया, जगह नहीं, लेकिन तेवर वही। असदुद्दीन ओवैसी भाषण दें और उकसावे वाली तकरीर न बोलें, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मुल्क को हमने, हमारे बुजुर्गों ने आजाद करवाया था। असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों हर मंच से मुस्लिमों को उकसाने और भड़काने की राजनीति कर रहे हैं। अरे युवा बेरोजगार हो गया है, गरीबी उसका मुकद्दर बन चुका है। रांची में एक चुनावी मंच से ओवैसी ने 10 जून को रांची दंगों का जिक्र छेड़ा और रांची दंगों में मारे गए लोगों के मुद्दे को धार्मिक रंग देने के साथ साथ सरकारों को भी घेरने की कोशिश की। मुदस्सिर का और हमारे भाई का, दोनों बेटों का, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार, दोनों ने मिलकर मुदस्सिर और फजल को कत्ल कर दिया। अगर देश के प्रधानमंत्री पहले एक्शन ले लेते तो मुदस्सिर की जान नहीं जाती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री को नुपुर शर्मा को बचाना था और नुपुर शर्मा को बचाते बचाते मुदस्सिर और साहिल की जान चली गई। ओवैसी मंच से बोल रहे थे और भीड़ से उनके समर्थन में आवाज उठ रही थी। ओवैसी रांची दंगे में मारे गए मुदस्सिर और साहिल के परिवार से मुलाकात करने भी पहुंचे। ओवैसी इन दिनों नुपुर शर्मा के मुद्दे पर भी माहौल को भड़काने में लगे हुए हैं। ओवैसी चाहे तेलंगाना में हो या फिर किसी दूसरे राज्य में, हर मंच से नुपुर शर्मा का नाम जप रहे हैं। भारत का जो कानून है, उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है। मेरे दिल में बहुत कुछ होगा, मगर संविधान के दायरे में, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगे और उसको बनाकर पेश किया जाएगा तो बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए। ओवैसी तो नुपुर शर्मा पर राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहे हैं। नुपुर शर्मा पर उनकी भविष्यवाणी भले ही सच साबित ना हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को अपना राजनीतिक भविष्य उज्जवल दिखता है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के लिए पैन इंडिया प्लान लेकर तैयार बैठे हैं और इसी पैन इंडिया प्लान के लिए उन्हें एक ऐसा मुद्दा हाथ लग गया है जो उनके वोट बैंक को बढ़ाने में फायदेमंद साबित हो सकता है। दक्षिण और पश्चिम के बाद अब ओवैसी उत्तर और पूर्वी भारत में AIMIM के लिए जमीन तलाश कर रहे हैं। इसके लिए ओवैसी बड़े चुनावों का इंतजार नहीं करना चाहते, उपचुनाव और निकाय चुनाव में भी कूद पड़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में मांडर विधानसभा सीट के लिए 23 जून को उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में AIMIM की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं है, फिर भी ओवैसी यहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे। निर्दलीय उम्मीदवार देव कुमार धान के समर्थन में उन्होंने चुनावी सभा कर डाली। खुद ही अंदाजा लगाइए कि ओवैसी विधानसभा उपचुनाव की एक सीट के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच गए, और वो भी एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए। वादा करता हूं कि यहाँ पर इस विधानसभा में महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी और स्किल एजुकेशन सेंटर हमारे भाई जनाब
जियो कुमार दहन साहब कायम करेंगे। मोबाइल हॉस्पिटल हफ्तेवारी हर ब्लॉक में काम करेगा और हर परिवार को गवर्नमेंट स्कीम का 100% हिस्सा उसको दिलाया जाएगा। इस उपचुनाव के जरिए ओवैसी 2024 में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। झारखंड में मुस्लिम आबादी 15% है और ओवैसी की नजर उसी 15% वोट बैंक पर है। अब कांग्रेस पार्टी से कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी खत्म होगी भारत में, उस दिन नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाएंगे। अगर कोई भाजपा को, मोदी को जिता रहा है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। बैरिस्टर ओवैसी झारखंड में राजनीतिक एंट्री के लिए हर दांव चल रहे हैं और निर्दलीय के समर्थन में चुनाव कर उन्होंने एंट्री की शुरुआत कर दी है। आगे आपको दिखाएंगे कि ओवैसी अपनी पार्टी AIMIM को किन किन राज्यों में ले जाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं और उनकी पॉलिटिकल प्लानिंग क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। AIMIM की पहुंच अभी 5 राज्यों तक है और इन सभी 5 राज्यों में ओवैसी की पार्टी सिंगल डिजिट में है। ओवैसी की मंशा अपनी पार्टी को उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक फैलाने की कोशिश है और इसके लिए ओवैसी म्युनिसिपल इलेक्शन तक में भी कूदने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश हिंदी पट्टी का एक बड़ा राज्य। असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब मध्य प्रदेश पर भी पड़ गई है और ओवैसी को यहाँ की राजनीतिक जमीन अपनी पार्टी AIMIM के लिए उपजाऊ लग रही है और यही वजह है कि ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि वो मध्य प्रदेश के चुनाव में ताल ठोकेंगे। लेकिन ओवैसी इसके लिए 2023 के विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करने वाले, बल्कि उससे पहले राज्य में होने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में ताल ठोकने जा रहे हैं। 9 जून को ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में AIMIM के उम्मीदवार उतारेंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, रतलाम, खंडवा और बुरहानपुर में नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। इन 7 नगर पालिका में ओवैसी की पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुंह की खाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री होने जा रही है मध्य प्रदेश में। अगले महीने मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन है, जिसमें जो AIMIM के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ के लोकल बॉडी इलेक्शंस में चुनाव लड़ेंगे। चाहे भोपाल की बात करें, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ऐसे जिले जो मुस्लिम बाहुल हैं, उन जिलों में AIMIM अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। जिन 7 नगर पालिका में AIMIM चुनाव लड़ने जा रही है, उनमें से कई जगहों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है और यही वजह है कि ओवैसी ने निकाय चुनाव के जरिए ही मध्य प्रदेश में एंट्री करके अपना वोट टेस्ट करना चाहती है। और हमारे बेसिक जो मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं, सड़क, बिजली, पानी और राशन कार्ड से मुताल्लिक ये सब मुद्दे हमारे रहेंगे। और लोग जो है बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरा ऑप्शन तलाश कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम जो है तीसरे ऑप्शन में जो है सक्सेस होके जो है साबित होंगे। ओवैसी के राज्य की राजनीति में एंट्री से राज्य के अल्पसंख्यक वोट बैंक का बंटवारा तय माना जा रहा है और अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो जाहिर है नुकसान सिर्फ कांग्रेस को ही होना है। जहाँ तक ओवैसी की पार्टी लड़ने का प्रश्न है, वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में ही काम कर रही है। चाहे हैदराबाद हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहाँ ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम के रूप में काम किया है और यहाँ भी उन्हीं के अनुरूप काम करेगी। और हमें तो यह भी जानकारी मिली है कि बीजेपी उनको फाइनेंस भी कर रही है। कांग्रेस AIMIM को बीजेपी की बी टीम बता रही है, लेकिन कांग्रेस को शायद यह अंदाजा नहीं है कि अगर AIMIM का राजनीतिक निशाना सही जगह पर लगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को ही होगी। कांग्रेस के आरोपों पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी की ताकत राज्य में इतनी है कि उन्हें किसी भी बी टीम की जरूरत नहीं। ओवैसी तो बहाना है, जनता ने ठाना है कांग्रेस को घर बिठाना। ओबीसी की पार्टी ही जाति आधारित पार्टी है, तो वो और कहां लड़ेगी।
ओबीसी ने अपने आप को ढाला ही इस तरह से है ना। पर हमको किसी बी टीम की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की टीम खत्म समाप्ति की ओर है और हमारी टीम इतनी बड़ी है कि बी की जरूरत क्या है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती AIMIM के लिए वोट की फसल लहराएगी या नहीं, उसे समझने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का राजनीतिक और धार्मिक समीकरण समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में करीब 91% हिंदू आबादी है। मुसलमानों की आबादी 6.5% है। राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 15 सीटों पर ही मुस्लिमों का प्रभाव है। इसके बावजूद 2018 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 ही मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में ओवैसी के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं हैं। हालांकि आते ही एंट्री करते ही कोई बड़ा कारनामा AIMIM करेगी, असदुद्दीन पार्टी की करेगी, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन हो सकता है कि वोट कटवा पार्टी के तौर पर ये पार्टी साबित हो मध्य प्रदेश के लोकल बॉडी इलेक्शन में। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही असदुद्दीन ओवैसी की इस पार्टी को एक दूसरे की बी टीम बताने के आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बोल रही है कि AIMIM जो है वो कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस भी यही बोल रही है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक के आंकड़ों के बावजूद ओवैसी अपनी पार्टी को राज्य के 20 जिलों तक फैला चुके हैं। इन 20 जिलों में ओवैसी की पार्टी के 20,000 से ज्यादा सदस्य भी हैं। हालांकि ओवैसी के लिए नगर निकाय चुनाव सिर्फ एक बहाना है। उनकी असली नजर तो अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है। ओवैसी मध्य प्रदेश ही नहीं देख रहे, बल्कि उनका निशाना एक और बीजेपी शासित राज्य पर भी है। ओवैसी की महत्वाकांक्षा बड़ी है और इसी महत्वाकांक्षा को लेकर ओवैसी मध्य प्रदेश से गुजरात का भी रुख कर चुके हैं। पिछले 1 महीने में असदुद्दीन ओवैसी कई बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। दरअसल ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले गुजरात में भी अपने लिए नई राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। पिछले 26-27 साल से यहाँ पर भाजपा कामयाब हो रही है और जो अपोजिशन का रोल अदा करना कांग्रेस पार्टी को अदा नहीं कर पा रही है। और हमेशा ये होता रहा है कि दोनों पार्टियां मिलकर एक क्या बोलना चाहिए मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद से दूसरे जो कमजोरों की आवाज है वो आवाज बाहर निकल कर नहीं आती है। गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच 2 तरफा मुकाबला होता रहा। लेकिन इस मुकाबले में अब ओवैसी भी कूदने की तैयारी कर चुके हैं। पिछले महीने ओवैसी ने अहमदाबाद, सूरत और बनासकांठा में जनसभा को संबोधित किया था, तो पिछले ही हफ्ते गुजरात के भुज में रैली भी की। ये कच्छ की जो जबान है वो मुख्तलिफ है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। उसकी हिफाजत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को यह चाहिए था कि इसको संविधान के आज शेड्यूल में शामिल किया जाता ताकि आने वाली नस्ल कच्छ की जबान की मिठास को महसूस कर सके और उसको जिंदा रख सके। ओवैसी किसी भी राज्य में मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर ही अपनी राजनीतिक चाल करते हैं और गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे उनका मकसद मुस्लिम वोट बैंक ही है। राज्य में करीब 59 लाख मुसलमानों की आबादी है, जो कि कुल आबादी का 9.5% है। राज्य में 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों का वोट प्रतिशत 20% से ज्यादा है। यही आंकड़े ओवैसी को गुजरात की ओर खींच लाए हैं। हालांकि ओवैसी ने गुजरात में एंट्री तो पिछले साल ही कर ली थी। मार्च 2021 में गुजरात में नगर पालिका चुनाव हुए थे, जिनमें से 3 नगर पालिकाओं की 17 सीटों पर AIMIM ने अपना खाता खोला था। नगर निगम के नतीजों के बाद से ही ओवैसी को लग गया था कि विधानसभा चुनाव में एंट्री कर गुजरात के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है। अब ओवैसी गुजरात वाला ही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू करना चाहते हैं। फॉर्मूला ये है कि पहले म्यूनिसिपल इलेक्शन में एंट्री हो और अगर वहां नंबर आ जाएं, तो फिर विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमा लें। भोपाल से गोविंद गुज्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देखिए, ओवैसी का उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पैन इंडिया प्लान समझने के लिए आपको AIMIM का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा।
2018 से ओवैसी अलग अलग राज्यों में दमखम से उतर रहे हैं, लेकिन सफलता का प्रतिशत बहुत अच्छा नहीं है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2018 लड़े, उसमें से अगर आप देखेंगे 8 सीटों पर लड़े थे, 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में जो नतीजा है, 44 सीटों पर लड़े, लेकिन जीत सिर्फ 2 सीटों पर ही नसीब हुई। अब आते हैं बिहार की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव साल था 2020 का, लड़े कितनी सीटों पर, यह देखिए 20 सीटों पर, और जीत 5 सीटें। फिर तमिलनाडु 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ, 3 सीटों पर चुनाव लड़े ओवैसी, लेकिन जीत नहीं मिल पाई, 0, खाता नहीं खुला। अब उसके बाद आते हैं सबसे बड़ा राज्य यूपी विधानसभा चुनाव 2022। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन ओवैसी वहां पर 95 सीटों पर लड़े थे, जीत 0, एक भी नहीं। और ओवैसी के सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी यहां। तो ओवैसी यहां पर लगातार अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। विस्तार करना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ओवैसी सिर्फ धर्म को आधार बनाकर ही राज्यों में एंट्री करते हैं, और जब भी ओवैसी भाषण देते हैं मुस्लिम वोटों का ही ध्यान में रखते हैं। और इसी साल की शुरुआत में ओवैसी ने यूपी में जमकर प्रचार किया था और मुस्लिमों को साधने की कोशिश की थी, लेकिन यूपी में ओवैसी की ये जो ट्रिक थी ये फेल हो गई, काम नहीं आई। अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। मैं मरना पसंद करूंगा मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। अगर सपा, बीएसपी, बीजेपी के लोग समझ रहे हैं कि दोबारा नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा। तुमने गैरों को कामयाब किया, तुमने अपनों से दामन को छुड़ा लिया। जब एक तुम्हारा भाई टोपी और दाढ़ी के साथ खड़ा हो जाता है तो 300 में दर्द शुरू हो जाता है। क्या तुम डरोगे इन लोगों से? क्या ओवैसी भाईजान मुसलमानों के लिए महान? बिहार टू यूपी, ओवैसी की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी? ओवैसी का पॉलिटिकल टूल किट किस किस पर बैठता है फिट? भड़काऊ भाषण बांटने वाला संबोधन, मुसलमानों को उकसाने वाले अल्फाज, ये है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अंदाज। हम कभी भी नबी के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, न तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, न तुम्हारी ताकत से डरेंगे। हैदराबाद की पॉलिटिकल पिच पर लगभग 2 दशक से बैटिंग करने का अनुभव, लेकिन शायद अरमान दक्षिण से उत्तर तक की सियासत के। तभी तो तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी कूदे और यूपी चुनाव में भी अपना दम ठोकने लगे, भड़काऊ राजनीति का चैप्टर खोलने लगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में ओवैसी ने 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पूर्वांचल से सेंट्रल यूपी और अवध तक मुसलमानों को भड़काया, मजहब को उकसाया, मोदी योगी पर हमला किया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 10 मार्च को आए रिजल्ट में यूपी में एक भी विधानसभा सीट पर ओवैसी का कैंडिडेट जीत नहीं पाया। एक सीट को छोड़कर हर जगह जमानत जब्त हो गई, लेकिन कई सीटों पर मुसलमान वोट काटने से बीजेपी को फायदा जरूर हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 80-20 का नारा देती है, वो असदुद्दीन ओवैसी को फलने फूलने का मौका देता है। और असदुद्दीन ओवैसी हर उस मौके पर जब भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत होती है एक सियासी मुद्दे की, तो वो ऐसे बयान देते हैं जिससे उनको बीजेपी को उनका मकसद मिल जाता है। शायद इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी पर यह भी आरोप लगते रहे कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है,
क्योंकि 2020 में भी बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM किस्मत आजमाने के लिए उतरी। वहां भी मुसलमानों को पॉलिटिक्स का नया पाठ पढ़ाया। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000 40,000 रोहिंग्या है, वोटर लिस्ट में नाम है। वो असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मजलिस को वोट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। नतीजा ये हुआ कि सीमांचल की 5 सीटें ओवैसी की पार्टी की झोली में आ गई। ये वो सीटें थी जिन पर लंबे समय से आरजेडी का दबदबा रहा। राजनीतिक पंडित तो यहाँ तक कहते हैं कि इन 5 सीटों के कारण और मुसलमानों के छिटकने की वजह से ही आरजेडी सरकार बनाने से चूक गई। मतलब एक बार फिर ओवैसी पर यहाँ पर भी बीजेपी को फायदा पहुँचाने का आरोप लग गया। लेकिन सीधे सीधे अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की जुबान पर बीजेपी के लिए नफरती बोल होते हैं, बांटने वाले अल्फाज होते हैं। मौका चाहे कोई भी हो, अपने दस्तूर को लेकर मैदान में वो कूद जरूर पड़ते हैं। मुसलमानों को भड़काने के एजेंडे पर लग जाते हैं। हाल ही का मामला ज्ञानवापी को ले लीजिए। खुद को मुसलमानों का नेता बताकर, मजहब का पहरेदार बताकर भीड़ के बीच खड़े होते हैं, भोले भाले पब्लिक को उकसाते हैं। और शायद यही भड़काऊ भाईजान का पॉलिटिकल हथियार है, जिसके बूते ओवैसी विरोधियों पर प्रहार करते हैं और उत्तर से दक्षिण तक की राजनीति करते हैं।